बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन रिएक्शन कि अंडर विच कंडीशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और अंडर विच कंडीशन एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, इस पे डिटेल से बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करते हैं SN1 वर्सेस E1 रिएक्शन। अगर हम इन दोनों रिएक्शन की थोड़ा सा डिटेल देखें तो SN1 रिएक्शन यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और E1 रिएक्शन यूनिमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, बोथ आर टू स्टेप रिएक्शंस। इसमें जो सबस्ट्रेट इन्वॉल्व होगा वो अल्काइल हैलाइड हो सकता है। दोनों रिएक्शन की सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, लेकिन सबस्ट्रेट की जब हम बात करते हैं तो सबस्ट्रेट अगर दोनों रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है तो दोनों रिएक्शन साइड बाय साइड प्रोसीड करेंगे। हम यहाँ पे एक सबस्ट्रेट कॉमनली सबस्ट्रेट की बात करते हैं, तो क्योंकि ये रिएक्शन दो स्टेप में कंप्लीट होता है, जब हम इसके पहले स्टेप की बात करते हैं वेदर दिस इज SN1 और E1, फर्स्ट स्टेप इन दोनों में कॉमन है, वो ये है कि इन दोनों में लिविंग ग्रुप लीव करेगा और लिविंग ग्रुप के लीविंग के रिजल्ट में हमारे पास कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस होता है। क्योंकि हम यूनिमोलिक्यूलर की बात कर रहे हैं वेदर दिस इज SN1 और E1, तो इस केस में ज़्यादातर जो सबस्ट्रेट हम यूज़ करते हैं वो टर्शरी सबस्ट्रेट होते हैं, टर्शरी अल्काइल हैलाइड होते हैं, जिसके रिजल्ट में हमारे पास स्टेबल कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस होता है। दोनों केसेस में जो इसका फर्स्ट स्टेप है वो कॉमन है, लिविंग ग्रुप लीव करेगा और उसके रिजल्ट में कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस हो जाता है। अब यहाँ पे डिफरेंट फर्दर जो है वो डिवीजन होती है कि इट डिपेंड्स ऑन दिस स्पीशी, के हम इसे न्यूक्लियोफाइल उस वक्त कहते हैं जब ये अदर देन प्रोटॉन किसी भी स्पीशी पे अटैक करता है। फॉर एग्जांपल ये ही स्पीशी जब कार्बन पे अटैक करेगा तो हम इसको न्यूक्लियोफाइल का नाम देंगे, और यही स्पीशी जिस पे लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, जब ये प्रोटॉन पे अटैक करेगा तो हम इसको बेस का नाम देते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। Any neutral species with lone pair of electron or negatively charged species, when it attacks on proton, this is known as base। और यही नेगेटिवली चार्ज स्पीशी और न्यूट्रल स्पीशी जिस पे लोन पेयर है, और जब ये अदर देन प्रोटॉन किसी भी एटम पे अटैक करेगी तो हम इसे न्यूक्लियोफाइल का नाम देते हैं। अच्छा, जब इसमें ये स्पीशी प्रोटॉन को पिक करेगी और इसके रिजल्ट में ये बॉन्ड नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रिजल्ट होगा, तो इस तरह के रिएक्शन को हम एलिमिनेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। नेगेटिवली चार्ज स्पीशी बीटा हाइड्रोजन को पिक कर रही है तो उसके रिजल्ट में हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। और जब हम इसका दूसरा केस देखते हैं कि इंटरमीडिएट सेम है, अब इसे हम न्यूक्लियोफाइल इस वजह से कह रहे हैं कि ये जब कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और इस तरह के हम रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम देते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये प्रोड्यूस होता है कि अंडर विच कंडीशन सब एलिमिनेशन होगी और अंडर विच कंडीशन सब्स्टिट्यूशन होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर कि जब हम इस बेस या न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं, पहले उससे रिएक्शन दो स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। इसका फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लो स्टेप है, या हम इसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का नाम देते हैं, और इस स्टेप में सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट इन्वॉल्व है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बेस की कंसंट्रेशन या न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन चेंज करने से इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि बेस की इन्वॉल्वमेंट फर्स्ट स्टेप में नहीं है, जो कि हम डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ एलिमिनेशन रिएक्शन में लिमिट हो जाती है, यानी इसका कोई मेजर फैक्टर नहीं रहता जो कि रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क कर सके। उसकी रीज़न ऑब्वियस है कि बेस या न्यूक्लियोफाइल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व नहीं है, जो कि फर्स्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसमें बेस या न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं होता। इस वजह से इनकी कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे, उसमें से पहला फैक्टर आ जाता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो इस केस में नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन की जब हम बात करते हैं तो इस केस में हम सबस्ट्रेट इन मोस्ट ऑफ द केसेस
टर्शरी सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं, टर्शरी अल्काइल हैलाइड यूज़ करते हैं, तो उस केस में स्टेबल कार्बोकेटाइन टर्शरी कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस होता है। अब फर्दर जो रिएक्शंस हैं एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, वो इट डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। इस केस में हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इफ़ वी गेट स्टेबल कार्बोकेटाइन तो उस केस में एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर करेगा। यानी हम फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमिनेशन रिएक्शन की जो फेवर जिसे हम कह सकते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर होगा, वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करता है। कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, और अगर लेस स्टेबल होगा तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन के चांसेस होते हैं। इसमें सबसे दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है टेम्परेचर का। अगर हम रिएक्शन लो टेम्परेचर पे कर रहे हैं तो उस केस में SN1 रिएक्शन फेवर होगा ओवर एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी ये जो दो रिएक्शंस हैं ये साइड बाय साइड चलते हैं, क्योंकि हमने ये डिस्कस कर लिया कि बेस और न्यूक्लियोफाइल रेट डिटरमिनिंग स्टेप में इन्वॉल्व नहीं है, तो दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करता है वो है टेम्परेचर। अगर लो टेम्परेचर पर रिएक्शन करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फेवर करेगा, और अगर हम वही रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे करते हैं तो उस केस में चांसेस हैं कि इसी मैकेनिज्म के थ्रू हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यानी लो टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फेवर करेगा, और जब हम हाई टेम्परेचर की बात करते हैं तो उस केस में ये जो है वो हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर करेगा। सिमिलरली अगर हम टर्शरी सबस्ट्रेट की बात करते हैं तो टर्शरी सबस्ट्रेट में नॉर्मली SN2 रिएक्शन के चांसेस नहीं होते। हमने डिस्कस किया था कि ये जो टर्शरी सबस्ट्रेट है दैट इज स्टेरिकली हिंडर्ड। न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे नहीं पहुंच सकता जिसके साथ लिविंग ग्रुप अटैच है, तो इस वजह से SN2 के टर्शरी सबस्ट्रेट में कोई चांसेस नहीं होते। अगर हम यही वाला रिएक्शन यानी जो हम ये सबस्ट्रेट देख रहे हैं, जो ये भी सबस्ट्रेट है, अगर हम इस केस में टर्शरी सबस्ट्रेट लेते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के चांसेस इस केस में टर्शरी सबस्ट्रेट पे बहुत कम हो जाते हैं। तो उस केस में जो अल्टरनेट रिएक्शन है वो एलिमिनेशन रिएक्शन है, और एलिमिनेशन रिएक्शन टर्शरी सबस्ट्रेट में भी फेवर करता है थ्रू E2 मैकेनिज्म। सिंगल स्टेप मैकेनिज्म के थ्रू ये फेवर होता है। इसी तरीके से जब हम SN2 और E2 रिएक्शन की बात करते हैं तो SN2 रिएक्शन और E2 रिएक्शन ये दोनों बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ऑल द बॉन्ड फॉर्मेशन, ऑल द बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इन द सिंगल स्टेप रिएक्शंस हैं, और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में बेस या न्यूक्लियोफाइल बोथ इन्वॉल्व हैं। रेट ऑफ रिएक्शन बेस की कंसंट्रेशन चेंज करने से एलिमिनेशन की रिएक्शन पे फर्क पड़ेगा, और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन और नेचर चेंज करने से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे इफेक्ट होगा। तो अब इस केस में SN2 और E2 के केस में जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है वो बेस या न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन भी आ जाती है। तो इस केस में हम सिंपल वे में ये कह सकते हैं कि सबस्ट्रेट का इफेक्ट तो होता ही होता है, और टेम्परेचर का इफेक्ट भी ऑब्वियस ही बात है। हमने प्रीवियस लेक्चर में E1 SN1 में डिस्कस किया कि उसका इफेक्ट होता है। अब इस केस में थर्ड फैक्टर आ जाएगा बेस या न्यूक्लियोफाइल का। अब बेस और न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? इन दोनों के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया, डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। जब हम किसी बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है चार्ज डेंसिटी पे, जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, अगर चार्ज डेंसिटी कम होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। फॉर एग्जांपल हम हैलोजन के केस में देखते हैं फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। फ्लोराइड आयन का साइज स्मॉल होने की वजह से फ्लोराइड पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, जिसका रिजल्ट होगा कि फ्लोराइड मोर बेसिक है। ऑन द अदर हैंड जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स ऑन पोलराइजेबिलिटी, ability of the atom to distort the electronic cloud of the neighboring atom। जिसका साइज बड़ा होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जब हम हेलोजेंस की बात करते हैं तो आयोडाइड आयन जिसपे -1 चार्ज है और उसका साइज बड़ा है, साइज बड़ा होने की वजह से ये नेबरिंग एटम के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को ज़्यादा इजीली डिस्टॉर्ट कर सकता है, तो इसकी पोलराइजेबिलिटी
ज़्यादा होगी तो इसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ से हम बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, इनके दोनों पैरामीटर जो डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, वो हम डिस्कस कर सकते हैं। ये ऑलरेडी भी डिस्कस हो चुके हैं। अब हमने देखा ये है कि SN1 ये जो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन किन किन केसेस में होगा, जब हमारे पास रिएक्शन बायोमॉलिक्यूलर है, यानी E2 या SN2 है। तो उस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं जब हमारे पास सबस्ट्रेट प्राइमरी होगा। अब हम सबस्ट्रेट एक ले रहे हैं और हम इसमें से देखते हैं कि जो बेस हम यूज़ कर रहे हैं वो स्टेरिकली लेस हिंडर्ड है। अनहिंडर्ड बेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी जब हमारे पास सबस्ट्रेट प्राइमरी होगा और हम स्टेरिकली अनहिंडर्ड बेस और स्ट्रॉन्ग बेस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमॉलिक्यूलर प्रोडक्ट होगा। और इस केस में हम एलिमिनेशन रिएक्शन एज ए माइनर प्रोडक्ट हासिल करते हैं। तो यहाँ से एक कंक्लूजन ये आ जाती है कि अगर हमारे पास सबस्ट्रेट प्राइमरी है और हम स्ट्रॉन्ग बेस और रिलेटिवली स्टेरिकली अनहिंडर्ड बेस इस्तेमाल कर रहे हैं, और टेम्परेचर भी ऑब्वियस बात है 55 लो टेम्परेचर है, तो उस केस में SN2 के चांसेस मैक्सिमम होंगे, मेजर प्रोडक्ट होगा और एलिमिनेशन माइनर प्रोडक्ट होगा। सिमिलरली जब हम सबस्ट्रेट चेंज करते हैं, बेस को चेंज अब नहीं कर रहे, स्टेरिकली अनहिंडर्ड बेस है, टेम्परेचर भी हमने सेम रखा हुआ है, जस्ट हम स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीज कर रहे हैं, तो इस केस में आप देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है कि हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट आ रहा है वो एलिमिनेशन होता है और हमारे पास ये 21% जो है वो सब्स्टिट्यूशन SN2 प्रोडक्ट आ जाता है। तो हम यहाँ से डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं कि जैसे जैसे सबस्ट्रेट की स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ाते जाते हैं, सबस्ट्रेट फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी मूव करते हैं, तो एलिमिनेशन रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट हो जाता है और SN2 रिएक्शन जो है वो माइनर हो जाता है। व्हेन वी टॉक अबाउट टर्शियरी सबस्ट्रेट, टर्शियरी सबस्ट्रेट में अब हमने वही बेस भी यूज़ किया और इस केस में हमने जैसे कि पहले डिस्कस किया था कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के चांसेस वैसे भी कम होते हैं क्योंकि इसके अराउंड में स्टीरिक बल्क बहुत ज़्यादा आ जाता है, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे नहीं पहुंच सकता कि वो लिविंग ग्रुप को डिस्प्लेस कर सके। तो अल्टरनेटिवली इस केस में भी एलिमिनेशन रिएक्शन के चांसेस मैक्सिमम चांसेस होते हैं, एलिमिनेशन प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा और जबकि जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है वो ओनली 9% माइनर प्रोडक्ट बनता है। और ये जो है वो रिएक्शन हम इसमें कह सकते हैं कि ये SN1 के थ्रू होगा। अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर का इस पर क्या इफेक्ट है। अगर हम 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में हमारे पास ये सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और इसमें सब SN1 जो रिएक्शन जो हम जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें उसके बनने के 0% चांसेस होते हैं, सिर्फ यही मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल और बेस, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ दो डिफरेंट पैरामीटर पे डिपेंड कर रही है। इस केस में हम जो रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं न्यूक्लियोफाइल या बेस, इनको हम 3 कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। पहला इसका केस ये आ जाता है कि ऐसी तमाम स्पीशीज़ जो वीकली बेसिक हैं और ऑन दी अदर हैंड गुड न्यूक्लियोफाइल हैं, यानी इनकी चार्ज डेंसिटी लो होगी और पोलराइजेबिलिटी हाई होगी। लो चार्ज डेंसिटी, ग्रेटर साइज, तो इस कैटेगरी में हमारे पास आयोडाइड आ जाते हैं, ब्रोमाइड आ जाते हैं, सल्फाइड आ जाते हैं, एजाइड्स और कार्बोक्सिलेट, इस तरह की हमारे पास रिएक्टेंट स्पीशीज़ आ जाती हैं। ऐसी तमाम स्पीशीज़ हैं जो जिनकी हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं या चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं वो कम है, और जब हम न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं या पोलराइजेबिलिटी की बात करते हैं वो ग्रेटर है। गुड न्यूक्लियोफाइल हैं और वीक बेसिस हैं। अगर हम इस तरह की स्पीशीज़ इस्तेमाल करते हैं तो हम इसमें से ये कह सकते हैं क्योंकि ये गुड न्यूक्लियोफाइल हैं तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो है वो प्रीडोमिनेट करेगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेकेंडरी सबस्ट्रेट है, जब हम इसका सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन एसीटोन की मौजूदगी में होता है कि तो आयोडाइड आयन ब्रोमाइड को रिप्लेस कर देता है, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी जब हम
बेटर न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल कर रहे हैं ऑन दी अदर हैंड वीकर बेस की मौजूदगी में, तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। दूसरी एग्जांपल हम इसी एसीटेट के साथ कह सकते हैं कि ये गुड न्यूक्लियोफाइल है और ये ब्रोमाइड को रिप्लेस करेगा, तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट एज ए मेजर प्रोडक्ट बनेगा। यानी हम सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट की जब बात करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट उस सूरत में मेजर प्रोडक्ट होगा जब हम गुड न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, और गुड न्यूक्लियोफाइल वो है जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ वीक है। इसका दूसरा पैरामीटर ये आ जाता है कि हम ऐसा ऐसा बेस इस्तेमाल करें या ऐसा न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल करें जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ वीक है और इट सेल्फ न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ यानी पोलराइजेबिलिटी भी वीक है। बोथ फैक्टर्स जो है वो वीक हैं। दोनों फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किया कि बेसिक स्ट्रेंथ चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करती है, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ पोलराइजेबिलिटी पे डिपेंड करती है। बेसिक स्ट्रेंथ चार्ज डेंसिटी उसकी कम है, पोलराइजेबिलिटी कम है, तो इस कैटेगरी में हमारे पास जो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स हैं लाइक वाटर, मेथनॉल, ये कैटेगरी से लाई करते हैं। तो अगर हम इस तरह के न्यूक्लियोफाइल यूज़ कर रहे हैं जो वीकली बेसिक हैं, वीकली न्यूक्लियोफाइल हैं, तो इस केस में अगेन हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट होगा और जो एलिमिनेशन है वो अगेन माइनर प्रोडक्ट होगा। यानी अगर हम वीक बेस और वीक न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस केस में भी विनिंग फैक्टर न्यूक्लियोफाइल होगा और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट को प्रीडोमिनेट करेगा। इसकी थर्ड कैटेगरी में ऐसे न्यूक्लियोफाइल आ जाते हैं जिनकी बेसिक स्ट्रेंथ हाई है और गुड न्यूक्लियोफाइल हैं। दोनों फैक्टर्स अब बेस स्ट्रॉन्ग बेस भी है, गुड न्यूक्लियोफाइल भी है, चार्ज डेंसिटी भी ज़्यादा है, पोलराइजेबिलिटी भी ज़्यादा है। तो इस केस में जो कैटेगरीज में बेसिस लाई करते हैं या न्यूक्लियोफाइल लाई करते हैं वो अल्कोक्साइड हैं, सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड। तो जब हम स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज़ करते हैं तो अगर हम प्राइमरी हेलाइड्स यूज़ कर रहे हैं तो इस केस में हमारे पास अगेन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट करेगा, एलिमिनेशन 9% है। इसी तरीके से जब हम प्राइमरी सबस्ट्रेट की बजाय सेकेंडरी सबस्ट्रेट इस्तेमाल करते हैं तो अगेन उस केस में जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है 60% वो एलिमिनेशन होगा और 40% जो है वो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा। फर्दर जब हम ये इस तरह का जो है सेकेंडरी सबस्ट्रेट इस्तेमाल करते हैं तो ये बेसिकली यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो जो हेलोजन कंटेनिंग कार्बन है उसके वो प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच है, तो हम इसको प्राइमरी सबस्ट्रेट का नाम ही दे सकते हैं। और हमने जस्ट स्टीरिक बल्क इंक्रीज किया बीटा कार्बन के ऊपर, तो बीटा कार्बन के ऊपर स्टीरिक बल्क इंक्रीज करने से हम ये डिफरेंस कर सकते हैं कि जो पहले 91% सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट था वो 40% की तरफ आ जाता है, जो 9% एलिमिनेशन प्रोडक्ट था वो 60% की तरफ आ जाता है। ये उस सूरत में होता है कि जब हम बीटा कार्बन के ऊपर स्टीरिक बल्क बढ़ा रहे हैं। जबकि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जब हम देखते हैं तो हमने ब्रोमीन कंटेनिंग कार्बन के साथ दो कार्बन अटैच कर दी हैं, तो हम इसको हम सेकेंडरी हेलाइड्स का नाम दे सकते हैं, सेकेंडरी अल्किल हेलाइड्स। तो इस केस में जो हमारे पास स्ट्रांग बेस इस्तेमाल करते हुए इन स्ट्रांग बेस स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल यूज़ करते हुए हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो एलिमिनेशन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनेगा और इस केस में सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट के बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसका आखिरी केस आ जाता है कि जब हम स्टीरिकली हिंडर्ड बेस इस्तेमाल करते हैं, स्टीरिकली हिंडर्ड बेस या न्यूक्लियोफाइल, फॉर एग्जांपल हम पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड की बात करते हैं, तो जब हम स्टीरिकली हिंडर्ड बेस इस्तेमाल करते हैं तो ये गुड न्यूक्लियोफाइल नहीं होते। स्टीरिकली हिंडर्ड यानी इंक्रीज in the bulkness over the nucleophilic atom decreases the rate of SN2 reaction। तो ये हमने पहले ही डिस्कस किया था कि हम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन जब यूज़ करते हैं तो ये गुड न्यूक्लियोफाइल नहीं होते। तो इस केस में जो फेवर्ड रिएक्शन होगा वो एलिमिनेशन होगा और इसमें सब्स्टिट्यूशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। उसकी रीज़न ऑब्वियस है कि ये जो स्टीरिकली हिंडर्ड बेस है वो इस कार्बन तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस फेस करता है, लिविंग ग्रुप लीव नहीं कर सकता, एलिमिनेट नहीं कर सकता, तो इस वजह से यहाँ पे एज ए बेस एक्ट कर सकता है और हाइड्रोजन को पिक करके एलिमिनेशन रिएक्शन एज ए मेजर प्रोडक्ट दे सकता है।
और जब हम इन स्टेरिकली हिंडर्ड बेसिस की बात करते हैं तो ये है बेसिकली पोटाशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड का स्ट्रक्चर, नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन, और इसके साथ टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप अटैच है, और ये पोटाशियम का साल्ट है। और दूसरा जो हम स्टेरिकली हिंडर्ड बेस इस्तेमाल करते हैं मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक रिएक्शन, ये लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल एमाइड, इसको हम कॉमनली LDA का नाम भी देते हैं, LDA, लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल एमाइड, और ये वन ऑफ द स्टेरिकली हिंडर्ड बेस है। जब हम स्टेरिकली हिंडर्ड बेस इस्तेमाल करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट जो है वो डोमिनेट नहीं करता, बल्कि एलिमिनेशन प्रोडक्ट डोमिनेट करता है। और इस तरीके से हम इन तमाम रिएक्शंस को इस तरीके से समराइज़ कर सकते हैं कि जब हमारे पास ये मिथाइल हैलाइड है तो इसमें सिंपल चांसेस हैं SN2 के, ये एलिमिनेशन की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहा। जब हम प्राइमरी हिलाइड की बात करते हैं तो इट गिव्स SN2 रिएक्शन विद एक्सेप्ट विद स्टेरिकली हिंडर्ड बेस। जब हम स्टेरिकली हिंडर्ड बेस इस्तेमाल करते हैं देन एलिमिनेशन के चांसेस होते हैं। जब हम सेकेंडरी की बात करते हैं इट गिव्स मेनली SN2 विद वीक बेसिस एंड मेनली E2 विद स्ट्रॉन्ग बेसिस। और जब हम टर्शियरी सबस्ट्रेट की बात करते हैं इसमें SN2 के चांसेस नहीं होते, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इस स्टेरिकली हिंडर्ड बेस पे पहुंच नहीं सकता। तो इस केस में जो सॉल्वोलिसिस रिएक्शन है वो SN1 इवन कम्पीट करते हैं लो टेम्परेचर पे, और जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उस केस में एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर करता है। और जब हम स्ट्रॉन्ग बेस इस्तेमाल करते हैं तो उस केस में E2 रिएक्शन प्रीडोमिनेट करता है। थैंक यू।